अस्सलाम वालेकुम। चंद नई खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ न्यूयॉर्क में बुध की रात और सितंबर की 17 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह और सितंबर की 18 तारीख है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम मैं थोड़ा सा जिक्र पाकिस्तान का करूंगा, लेकिन उसके बाद फिर ज़्यादा टाइम में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो होने वाला मुआहदा है उस पर बात करूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले बात वायलेंस से शुरू करूंगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जो वायलेंस के इंसिडेंट्स हैं, यानी जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं, उनमें कोई कमी वाकई नहीं हो रही। आज गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 17 तारीख को, यानी पाकिस्तान में 17 तारीख थी, बन्नू में एक हमला हुआ है पुलिस चेक पोस्ट पर, जो नाकाम बना दिया गया। 3 पुलिस वाले बीच में जख्मी हुए। और इसी तरह करक डिस्ट्रिक्ट के गुरगुरई इलाके में, वहां पर गुरगुरई का जो पुलिस स्टेशन है, वहां पर भी एक हमला हुआ। और लेकिन यह है कि वो हमला भी नाकाम बना दिया गया और हमलावरों को भागने पर मजबूर किया गया। इसी तरह कुरब डिस्ट्रिक्ट के एराब एक गांव है, वहां पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसमें कि 6 जो पाक फौज के सोल्जर्स हैं, जो सिपाही हैं, वो बीच में जख्मी हुए हैं। जबकि दहशतगर्द जो जिन्होंने कि हमला किया था, वो वहां से शायद भागने में कामयाब हो गए। उनके बारे में कोई इत्तला वाजे नहीं है। इसी तरह खैबर डिस्ट्रिक्ट से भी एक इत्तला है कि वहां पर भी ग्रेनेड से एक हमला किया गया। तहम ये वाजे नहीं कि वहां पर कोई जख्मी हुआ है कि नहीं, लेकिन वहां पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस के एक चेक पोस्ट पर जो है वो हमले की जद में आई है, तीरा वैली में। तो यूं खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी वैसे ही जारी है, जैसे कि गुज़श्ता कई माह से जारी है, बल्कि उसमें अब काफ़ी ज्यादती आई है। लेकिन आज मैं ज़्यादा फोकस, जो अपना, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि मैं ज़्यादा फोकस रखूंगा जो मशरक़ वस्ता है उस पर, जहाँ पर के बहुत बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। अब देखिए कि 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इसराइल पर हमला किया, और उस हमले में उन्होंने 1139 इसराइलियों को मारा, जिनमें के 375 उनके सिक्योरिटी के एहलकार भी थे। उसके बाद फिर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, और उसके बाद फिर पूरा का पूरा मशरक़ वस्ता इसराइल की हमलों की जद में रहा। मैंने कुछ रिसर्च की है, उसके कुछ नंबर है, ये एस्टिमेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन जो बड़े की डेट्स थे था, यानी 7 अक्टूबर को पहला हमला हुआ, हमास की जानिब थे, और उसके बाद फिर यहाँ पर एक जंग छिड़ गई। और फिर 13 जून को इसराइल ने ईरान पर हमला किया। और उसके बाद फिर हमने 9 सितंबर को देखा कि ये इसराइल ने दोहा कतर पर भी हमला किया। इससे पहले जो इसराइल जितने हमले कर चुका है, मैंने जिस तरह से किया कि 7 अक्टूबर के बाद इसराइल ने इस पूरे खत्ते में कई ममालिक पर हमले किए। किन किन ममालिक पर कितने हमले किए, तो जो मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था, तो ये जो एस्टिमेटेड नंबर्स हैं, जाहिर है ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, लेकिन जो एस्टिमेटेड नंबर्स मेरी रिसर्च मुझे बता रही है, तो वो कहते हैं कि जो टोटल क्यूमुलेटिव जो अटैक्स हैं, जो कि इसराइल ने इस दौरान फ़लस्तीनी इलाकों पे, यानी गजा पर और फिर मगरबी किनारे में जो हमले किए हैं, तो वो कोई टोटल, और फिर साथ यमन में, सीरिया में, इराक में, ईरान में और कतर में, इन सबको मिलाकर कोई 44,651 हमले हैं। ये इन हमलों में मिसाइल अटैक्स भी हैं, बॉम्ब अटैक्स भी हैं, जो इंकर्जन्स हैं वो भी शामिल हैं, यानी हर किस्म के अटैक्स बीच में शामिल हैं, जो ये नंबर्स मेरे पास मिले। जो गजा और फ़लस्तीनी दूसरे इलाके जो हैं, स्पेशली मगरबी किनारा जिसे हम कहते हैं, वेस्ट बैंक, वहाँ पर वो इसराइल ने 28,000 हमले किए हैं। और जिसमें कि, जैसे मैंने आपको कहा, कि ड्रोन अटैक्स भी हैं, फ़ज़ाई हमले भी हैं, और फौज के और तोपखाने के और हर किस्म के जो प्रोजेक्टाइल्स हैं उनका इस्तेमाल इसमें शामिल है। लबनान के ऊपर जो इसराइल ने हमले किए हैं, तो 15,520 हमले रिकॉर्डेड हैं, जो कि एस्टिमेट है कि इतने हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो अटैक्स हुए थे, ये हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हुए थे, जिसमें कि ग्राउंड इन्वेजन भी शामिल है। शाम पर इसराइल ने इस दौरान तकरीबन कोई 1,000 से ज्यादा हमले किए, जिसमें एयर स्ट्राइक्स भी शामिल हैं, और साथ ही उनकी मिलिट्री साइट्स को भी निशाना बनाया गया। और फिर यमन पर 50 से ज्यादा अब तक इसराइल हमले कर चुका है। मेनली उनका निशाना हुतीज हैं, और उनके जो यमन की जो पोर्ट्स हैं और एयरपोर्ट्स हैं, वो इसराइल का निशाना है। ईरान को इसराइल ने, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि जून में हमले किए ईरान पर, कोई 60 से ज्यादा उन्होंने जो है अटैक्स किए, डायरेक्ट स्ट्राइक्स थी वो, जो कि उनके न्यूक्लियर साइट्स पर हुई थी। इसके अलावा तो बमबारी काफी ज्यादा की थी उन्होंने। फिर इराक पर भी कम से कम 20 अटैक्स कहा जाता है कि इसराइल ने इराक पर किए हैं, जिनमें ड्रोन और एयर स्ट्राइक्स दोनों शामिल हैं। जबकि कतर पर जो 9 सितंबर को हमला हुआ, ये आखिरी हमला था। इसी तरह इसके बाद फिर इसराइल पर भी हमले हुए 7 अक्टूबर से लेकर अब तक। वो मैं काउंट कर रहा था, तो 7 अक्टूबर से अब तक जो क्यूमुलेटिव टोटल मुझे मिला, तो वो तकरीबन 26,940, 26,340 और 26,940 के दरमियान हमले बताए जाते हैं कि इस दौरान इसराइल में हुए हैं।
इसराइल पर हुए हैं, जिनमें कि तकरीबन जो हमास और दूसरे ग्रुप्स हैं उन्होंने इसराइल पर कोई 13,200 रॉकेट्स फेंके हैं। लबनान की जानिब से इसराइल पर कोई 12,400 रॉकेट्स और मिसाइल फेंके गए। ईरान की जानिब से इसराइल पर कम से कम 400 मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। और साथ यमन की जानिब से कोई 180 मिसाइल इसराइल की तरफ फेंके गए। जबकि शाम की जानिब से तकरीबन 60 रॉकेट्स और ड्रोन से हमले किए गए। और इराक की जानिब से अंदाजा है कि 100 से 200 के दरमियान रॉकेट्स और ड्रोन से हमले किए गए। तो यूं यहाँ पर अगर आप देखें तो मुख्तलिफ खित्तों में जंग जारी थी, लेकिन कुछ जो मैंने आपको की डेट्स बताई, तो 9 सितंबर के बाद फिर मशरक़ वस्ता, वैसे तो मेरा ख्याल है 7 अक्टूबर के बाद ही मशरक़ वस्ता बिल्कुल बदल गया था, लेकिन 9 सितंबर के बाद जिस तेजी से तब्दीली आई, उसकी सबसे बड़ी खबर जो हमें गुज़श्ता 24 घंटों में नजर आई, वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे पर है। मैं उस पर तफसील से बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा ज़रा टाइम लाइन की तरफ जाना चाहता हूँ। देखिए, 9 सितंबर को इसराइल ने दोहा कतर पर हमला किया। 11 तारीख को, अब यहाँ पर मैं पाकिस्तान के रोल को बीच में थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इस दौरान पाकिस्तान ने क्या किया। यानी 9 सितंबर को हमला हुआ कतर पर। 11 सितंबर को पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ दोहा पहुंचे ताकि उनके साथ इजहार यकजहती करें। और 15 सितंबर को एक मरतबा फिर दूसरे यानी एक ही हफ्ते में दूसरी मरतबा शहबाज शरीफ कतर पहुंचे। वहां पर उन्होंने जो इस्लामिक समिट था, कोई 57 ममालिक के सरबराहान ममलिकत और हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदगान ने यहाँ शिरकत की थी, उस पर उन्होंने शिरकत की। और उसके बाद फिर 2 दिनों के बाद शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो गए। और जिस तरीके से शहबाज शरीफ को इस्तकबाल किया गया, तो ये भी बहुत कम देखा गया कि पाकिस्तानी सरबराहान हुकूमत या सरबराहान ममलिकत को ऐसा इस्तकबाल दिया गया हो जो कि हालिया सालों में जो शहबाज शरीफ को दिया गया। उनके जहाज़ को सऊदी रॉयल एयरफोर्स के जो F-15 तैयारे थे, उन्होंने उनको अपनी हिफाजत में लिया और उनको सऊदी एयर स्पेस में बुनियादी तौर पर वेलकम किया। तो ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं था, क्योंकि तकरीबन ये 17 सितंबर से तकरीबन 5 माह पहले कुछ इसी किस्म का इस्तकबाल भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी दिया गया था, जब वो सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर गए थे और वहां पर उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को दिया गया। शहबाज शरीफ साहब का जो सऊदी अरब का विजिट था, ये कोई 24 घंटे या शायद इससे भी थोड़ा कम था। और वो वहाँ गए, उनको जबरदस्त किस्म का इस्तकबाल दिया गया। और उसके बाद फिर जो 9 सितंबर का जो वाकया है, इसने बुनियादी तौर पर अरब दुनिया के जो एटीट्यूड्स हैं, शायद उनमें कोई तब्दीली लाई हो। आई एम नॉट श्योर कि बहुत ज़्यादा तब्दीली लाई है, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम सऊदी अरब में एक रियलाइजेशन किसी हद तक आई है। लेकिन इस बारे में इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन मैं सिर्फ रन डाउन दूंगा उन चीज़ों का जो हुआ है, और फिर उसके बाद अपनी एनालिसिस दूंगा। देखिए, ये जब शहबाज शरीफ पहुंचे, उनको बहुत अच्छा इस्तकबाल दिया गया। और उसके बाद फिर पूरी दुनिया ने देखा, खबर आई कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। और ये एक मुश्किल जो खत्ता है, उसके अंदर उसकी सियासत में एक एटमी हथियारों से लैस पाकिस्तान की बतौर एक अमन कायम करने वाली रियासत की एंट्री थी, और एंट्री है बल्कि। और इसको ज़ाहिर है दुनिया में अहमियत भी दी जा रही है, मुख्तलिफ जावियों से उसको देखा जा रहा है। और कुछ जाविये मैं भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और ये जो एग्रीमेंट हुआ है, जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, इसमें है क्या? तो बुनियादी तौर पर जो इसका सबसे बड़ा नुक्ता है वो ये है कि अगर एक रियासत पर, यानी पाकिस्तान पर या सऊदी अरब पर, किसी भी मुल्क ने हमला किया या एग्रेशन की, तो वो हमला दूसरे मुल्क पर समझा जाएगा। यानी अगर फर्ज किया सऊदी अरब पर कोई मुल्क हमला करता है, तो इस हमले को पाकिस्तान पर बराह रास्त हमला समझा जाएगा, और पाकिस्तान सऊदी अरब का भरपूर दिफा करेगा। इसी तरह अगर अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारहियत करता है, जिस तरह के भारत की जानिब से इस साल मई में की गई थी, तो फिर सऊदी अरब भी इस मुआहदे के तहत पाबंद होगा कि पाकिस्तान का भरपूर दिफा करे। क्या वो जंग में कूदेगा, ये तो देखा जाएगा, खुदा ना करे कि यहाँ पर दोबारा जंगें हों, लेकिन बहरहाल इस मुआहदे की रूह से ये लिखा गया। साथ फिर यहाँ पर यह भी बात है कि काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ जो वेपन्स की डेवलपमेंट है, उसमें भी बड़ी एक दूसरे का मदद और इआनत की जाएगी। पाकिस्तान सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस की ट्रेनिंग में पहले से बहुत अहम किरदार अदा करता रहा है, लेकिन अब उसको मजीद बढ़ाया जाएगा। जो R&D का काम दोनों ममालिक में हो रहा है वेपन्स के हवाले से, डिफेंस इंडस्ट्री में, उसमें शायद दोनों के दरमियान कुछ ज़्यादा कोऑपरेशन बढ़े। लेकिन ज़्यादा इसमें ये वाजह नहीं है कि क्या ये जो एक दूसरे के ऊपर हमला और एक दूसरे के दिफा के लिए
किस किस्म का मैकेनिज्म होगा? क्या सऊदी अफवाज का कोई दस्ता या कुछ पाकिस्तान में होंगे, या पाकिस्तान के कुछ दस्ते सऊदी अरब में मुतय्यन होंगे? ये क्लियर नहीं है, क्योंकि इस माहदे के जो टोटल जितनी भी इसकी डिटेल्स हैं वो अभी तक सामने नहीं आई हैं। जो कुछ सामने आया है वो एक एग्रीमेंट के हवाले से बयान है जो आया है, उसकी उसमें ये कहा है कि ये बुनियादी तौर पर कई सालों की बातचीत का नतीजा है। ये भी सऊदी जो मुख्तलिफ उनके ऑफिशल्स हैं, जिनको कि रॉयटर्स जो खबर इदारा है वो कोट कर रहा है, वो कहता है कि सऊदी ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हमारे साथ और पाकिस्तान और हमारे दरमियान कई सालों से इस स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट के ऊपर बातचीत हो रही थी, और ये अब मुकम्मल हुई और अब ये एग्रीमेंट भी हो गया। और फिर उनसे ये भी पूछा गया कि क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले इस माहदे का मतलब ये है कि पाकिस्तान जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यानी एटमी हथियार हैं, क्या पाकिस्तान सऊदी अरब को न्यूक्लियर अम्ब्रेला फराहम कर रहा है? तो उन्हें उसका जवाब इस ऑफिशियल ने उनको दिया, रॉयटर्स को दिया कि दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंसिव एग्रीमेंट दैट encompasses ऑल मिलिट्री मीन्स। यानी ये एक ऐसा मुआहदा है जिसमें जंग से मुतालिक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब शामिल हैं। यानी उन्होंने न्यूक्लियर अम्ब्रेला को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया। और इसी को बहुत दुनिया गौर से देख रही है कि क्या वाकई पाकिस्तान ने इस मुआहदे के तहत सऊदी अरब को न्यूक्लियर अम्ब्रेला फराहम कर दिया है। यानी अगर सऊदी अरब को इस खत्े में और किसी से तो खतरा नहीं है, इसके बुनियादी तौर पर तीन मुल्कों के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं रहे। आ, उनमें से ईरान और यमन के हूती बागी, जिनके साथ उनकी जंग भी रही है, और साथ फिर इसराइल। ईरान के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात अब काफ़ी बेहतर हो गए हैं, उनमें बहुत इंप्रूवमेंट आई है। और कल भी, और आज बल्कि पिछले चंद दिनों के दौरान ईरान की आला तरीन क़यादत और सऊदी आला तरीन क़यादत के दरमियान राब्ते हुए हैं, बातचीत हुई है। जबकि यमन के साथ भी सऊदी अरब का एक पीस एग्रीमेंट इस वक्त हूथियों के साथ चल रहा है, उसकी वायलेशन भी फिलहाल सामने नहीं आई है। तो मसला फिर आखिर में रह गया इसराइल का, जहां पर के सदर ट्रंप की जानिब से सऊदी अरब पर यह प्रेशर डाला जा रहा है कि आप अब्राहम अकॉर्ड्स को उसमें शामिल हो जाएं, इब्राहिमी मुआहदा जो है, यानी इसराइल के वजूद को तस्लीम करें। लेकिन सऊदी अरब ने एक मरतबा फिर इस बात का इरादा किया कि जब तक एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अब ये जो जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो ये ट्रीटी है, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं। एक तो मैं पहले ओवरऑल मिडल ईस्ट के ऊपर बात करूंगा, फिर मैं पाकिस्तान में आऊंगा। देखिए, मिडल ईस्ट पर तो इसके बहुत गहरे असरात होंगे, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली कमज़ोर तो है, लेकिन मिलिटरीली पाकिस्तान काफ़ी मजबूत है। पाकिस्तान के पास जो इसके आर्सेनल में जिस किस्म के वेपन्स मौजूद हैं, तो वो हैं जो कि बुनियादी तौर पर बहुत सारे वेपन्स अब बैरूनी इमदाद के मरून मिन्नत नहीं है, बल्कि वो इंडिजिनसली डेवलप किए गए हैं या चीन की वजह से डेवलप किए गए हैं। तो वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज का उसमें ज़्यादा असर नहीं है, तो इसलिए पाकिस्तान इन वेपन्स को इस्तेमाल करने में ज़्यादा आज़ादाना तरीके से फैसले कर सकता है। तो एक तो ये उसका एंगल है। दूसरा ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कोई भी अरेंजमेंट होते, क्योंकि मैंने जैसे अर्ज किया कि इस माहदे की तफसीलात नहीं मालूम, लेकिन अगर इसकी तफसीलात ये हों कि पाकिस्तान को ये इजाज़त होगी कि सऊदी अरब के दिफा में पाकिस्तान वहाँ पर अपने भी कुछ वेपन सिस्टम्स इंस्टॉल कर सकता है, तो इसका क्या मतलब हो? क्योंकि जिस तरह भी नेटो है, नेटो एक इत्तेहाद है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई इत्तेहाद का अभी तक बिल्कुल क्लैरिटी ज़्यादा नहीं है, यानी उसके जुजियात में नहीं मालूम। लेकिन जनरली जिस तरीके से जो बड़ी स्टेटमेंट है वो यही है कि एक मुल्क पर हमला, दूसरे पर हमला तस्वर किया जाएगा। तो इस सिलसिले में फिर दिफाई, और ये दिफाई नौयत का, ये अग्रेसिव नहीं है। तो इसलिए इस सिलसिले में क्या पाकिस्तान वहां पर अपने वेपन सिस्टम्स, जिस तरह मिसाइल्स वगैरह डाल लगा सकता है? क्या वो उन इलाकों में मिसाइल्स लगा सकता है जो कि इसराइल से ज्यादा दूर नहीं है? क्या इसका मतलब यह है कि इसराइल ज्यादा गैर महफूज हो सकता है इसकी वजह से? या क्या इसका यह मतलब है कि सऊदी अरब के ज्यादा महफूज हो गया है इस माहदे की सूरत में? और या इसका यह मतलब है कि पाकिस्तान इस माहदे के नतीजे में ज्यादा वल्नरेबल हो गया है, या पाकिस्तान इस खत्ते में बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है? ये जितनी भी मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बताई हैं, ये यकीनन आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएंगी। इस पर मैं ज्यादा कयास नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अरब दुनिया में एक रियलाइजेशन 9 सितंबर के बाद जो आई है, जिसके ऊपर आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट शाये की है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सदर ट्रंप इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू पर शदीद गुस्सा है। वो कहते हैं ही इज फ्यूमिंग, लेकिन ये है कि वो पब्लिकली इसका इजहार नहीं कर सकते, क्योंकि इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात की नौयत और अमेरिका की अपनी जो दाखिली सियासत है वहां पर आड़े आ जाती है। तो लेकिन बहरहाल, कहने का मकसद ये है कि ये जो वाकया हुआ उसके बाद एक चीज अरबों को समझ में शायद आई हो या नहीं आई हो, मैं इस बारे में कोई हतमी राय नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि
اس کے नतीजे में कम से कम एक रियलाइजेशन जरूर आई है कि यहाँ पर पाकिस्तान का मशरक़ वस्ती में जो किरदार है, मेरा ख्याल है वो बढ़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि फॉरेन ट्रुप्स मूवमेंट होगी बहुत बड़े पैमाने पर, जैसे मैंने भी जिक्र किया कि ट्रुप्स मूवमेंट वो कि जो बहुत बड़े पैमाने पर, लेकिन मूवमेंट एसेट्स की थोड़ी बहुत मुमकिन है। अगर ऐसी कोई शक है, जिसका मेरा नहीं ख्याल कि दोनों ममालिक इसके लिए तैयार होंगे, क्योंकि दोनों की सेंसिटिविटीज हैं। लेकिन आप इस मामले को यानी इसको रद्द नहीं कर सकते, इस पॉसिबिलिटी को। लेकिन फिलहाल मैं इस पॉसिबिलिटी को रद्द कर रहा हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी फिर भी है। और ये कि जो हूतियों की जानिब से यानी हमले अगर इसराइल की जानिब से हो, पाकिस्तान ने फिर भी सऊदी अरब का दिफा करना है। हूतियों की जानिब से हो, पाकिस्तान ने फिर भी इनका दिफा करना है। तो पाकिस्तान एक नहीं, और अगर ईरान के साथ मामला बिगड़ते हैं तो फिर पाकिस्तान को जंग में भी कूदना पड़ेगा इस मुआहदे की तहत। जिसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान 3 जंगों में मुमकिन तौर पर शामिल हो सकता है। इस इम्कान को आप रद्द नहीं कर सकते, आने वाले वक्त का किसी को मालूम नहीं। इसी तरह जो इस खत्ते में यानी पाकिस्तान के जो हालात हैं, तो वो भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहते हैं। वहां पर वाकयात हुए भी हैं, मई में भी हुई झड़पें। तो अगर दोबारा झड़पें होती हैं और भारत उसी तरह 7 मई वाला हमला दोबारा करता है, तो फिर इस मुआहदे की रूह से सऊदी अरब को इस जंग में कूदना पड़ेगा, इन झड़पों में कूदना पड़ेगा। और अगर अफगान तालिबान की जानिब से भी पाकिस्तान पर कोई हमले होते हैं, तो सऊदी अरब को उसमें भी पाकिस्तान के दिफा में आना होगा। क्या सऊदी अरब इसके लिए तैयार होगा? इसका भी कोई जवाब फिलहाल नहीं है कि एग्रेशन को किस तरह डिफाइन किया गया, क्योंकि असल चीज ये है कि उसकी डेफिनेशन है क्या, एग्रेशन किस तरह डिफाइन की गई है। लेकिन अगर एग्रेशन यही है कि आपके ऊपर बिला इश्तियाल किसी ने हमला किया, तो फिर तो बिल्कुल सीधी सी बात है। और यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो रीजनल पावर डायनेमिक्स हैं वो बिल्कुल तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि सऊदी अरब के भारत के साथ भी बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, और सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और सऊदी अरब के जो अफगान तालिबान हैं उनके साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक जो मिडल ईस्ट का जो नक्शा है, वो इसलिए भी बदल सकता है कि अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है, अगर ये कामयाब होता है, तो क्या इसका ये मतलब है कि इस खत्ते के दूसरे ममालिक भी इसमें शामिल होना चाहेंगे? अगर वो चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसके न्यूक्लियर एसेट्स हैं, जिनको यकीनन पाकिस्तान इस्तेमाल करने का सोचेगा भी नहीं। क्योंकि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो तो ये है कि नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, अगर हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुए, हम कभी भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो अगर सऊदी अरब पर कभी खुदा ना करे, या किसी भी मुल्क पर कोई मुल्क न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करता है, तो फिर ये जंग छिड़ सकती है। वैसे उसका वो नहीं है, लेकिन उसको न्यूक्लियर एम्ब्रेला इसीलिए कहते हैं कि ये अहलियत है, और वो अहलियत ही दूसरे ममालिक को हर किस्म की जो एडवेंचरिज्म है उससे बाज रखती है। और आप देखिए कि इन ममालिक के पास पहले से, यानी ऐसा नहीं है कि ये गैर मुसल्लह ममालिक नहीं, इनके पास बहुत बड़े बड़े बजट्स हैं, दिफाई बजट हैं। पाकिस्तान का दिफाई बजट 11.6 अरब डॉलर है। सऊदी अरब का 78 अरब डॉलर है। इंडिया का भी 78.8 अरब डॉलर है। इसराइल का 34.4 अरब डॉलर है। कतर का 9.6 अरब डॉलर है। मुतहदा अरब अमारात का 32.7 अरब डॉलर है। कुवैत का 22.8 अरब डॉलर है। ओमान का 10.4 अरब डॉलर है। और बहरीन का 4 अरब डॉलर है। यूं इन ममालिक स्पेशली सऊदी अरब का जो दिफाई बजट है वो तकरीबन उतना ही है जितना भारत का है, और इसराइल के दिफाई बजट का डबल है। तो सऊदी अरब जो है वो मिलिटरीली अच्छा खासा स्ट्रांग मुल्क है, लेकिन इसकी जो फौज है वो बैटल हार्डन नहीं है, क्योंकि उनको हुतीस के खिलाफ जंग में भी काफी मसाइल थे। उस वक्त भी उन्होंने पाकिस्तान को कहा था आप जंग में शामिल हो, लेकिन पाकिस्तान उस वक्त शामिल नहीं हुआ था। और साथ ही यानी एक तो अब ये उसका एंगल है जो स्ट्रेटेजिक है, जिससे कि यहाँ पर यकीनन जो स्ट्रेटेजिक का यहाँ पर एक बैलेंस है, मेरा ख्याल है कि उसमें उस पर इसका जरूर असर पड़ेगा। अब देखना होगा कि बाकी ममालिक इसके ऊपर किस तरह रिएक्ट करते हैं, वो जो कि सऊदीया के दोस्त ममालिक और वो जो सऊदीया के मुखालिफ हैं। और फिर सबसे बढ़कर बात यह कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका इसे किस तरह देखेगा, क्योंकि अमेरिका की जानिब से फिलहाल कोई चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन मैं इस पर भी हैरान हूंगा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने यह मुआहदा अमेरिका को बताए बगैर ना किया हो। मेरा ख्याल है ये उनके कॉन्सेंट ही से हुआ होगा। लेकिन बहरहाल देखना होगा कि ये किस तरीके से रिएक्शन आता है, और क्या इस इलाके में मजीद कोई चेंजेस आती हैं। एक तो इसका ये एंगल हो गया। दूसरा एंगल ये है कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात की नौयत है, वो भी वैसे तो हम कहते हैं बरदराना है, लेकिन आप देखिए कि जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान झड़पें हो रही थी, तो जब भारत का पाकिस्तान पर पहला हमला हुआ था, तो उससे चंद मिनट पहले
जो सऊदी अरब के वजीर खारजा हैं, उनका तैयारा नूर खान एयर बेस से उड़ा था। क्योंकि उससे पहले वो इस्लामाबाद में थे, उससे पहले वो न्यू दिल्ली में थे। वो डी एस्केलेट करना चाहते थे मामलात को, लेकिन उसके बाद लड़ाई हुई और उसके बाद सबने देखा क्या हुआ। लेकिन एक चीज जो सामने आई कि सऊदी अरब ने उस वक्त पाकिस्तान पर भारतीय हमले को कंडेम नहीं किया था। तो एक उनकी पोजीशन है, क्योंकि सऊदी अरब के भारत में बड़े गहरे मफादात हैं। और जो इंटरनेशनल मीडिया है वो सऊदी हुकाम से पूछ भी रहा है कि जनाब आपके तो भारत के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, तो उनके साथ क्या बनेगा। तो उनका कहना है कि जी हम उनको बैलेंस करेंगे। भारत को किस तरह बैलेंस करेंगे, क्या उनको ज्यादा तजारती मफादात देंगे। मेरा ख्याल है कि ऐसा ही होगा। और पाकिस्तान को क्या मिलेगा, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त अगर आप ट्रेड देखें तो पाकिस्तान का जबरदस्त किस्म का ट्रेड इम्बैलेंस है सऊदी अरब के साथ। यानी हर साल पाकिस्तान 2024-25 में पाकिस्तान सऊदी अरब का जो टोटल ट्रेड था 5.7 अरब डॉलर था, जिसमें से पाकिस्तान ने सऊदी अरब पर कोई 0.63 बिलियन चीजें डॉलर की चीजें बेची थी, जबकि इम्पोर्ट बिल पाकिस्तान का 4.47 अरब डॉलर था, प्राइमरीली ऑयल, क्योंकि पाकिस्तान तेल दरामद करता है, वहां से तेल खरीदता है सऊदी अरब से। इसी तरह भारत का भी जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो भी काफी ज्यादा है सऊदी अरब के साथ। उसका टोटल जो ट्रेड वॉल्यूम है 41.88 अरब डॉलर था 2024-25 में, जिसमें से कि 30 अरब डॉलर का तेल सऊदी अरब ने भारत पर बेचा था। और भारत ने 11.76 अरब डॉलर की अशिया सऊदी अरब पर भेजी थी। तो यूं इंडिया बहुत बड़ा फैक्टर होगा इस अलायंस में, क्योंकि जब बात एग्रेशन की आती है तो सबसे पहले नाम इंडिया का आएगा। और फिर वहां पर डेफिनेशन पर जोर दिया है कि डेफिनेशन होगी क्या, और क्या वाकई ये सऊदी अरब कर पाएगा। क्योंकि सऊदी अरब ने तो ऐलान कर रखा है कि वो आइंदा 10 सालों में भारत में 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा, गर्चे अब तक वो सिर्फ 3.2 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर चुका है। जबकि पाकिस्तान के बारे में भी सऊदी अरब ने ऐलान किया था कि हम कोई 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे। और पाकिस्तान में भी उनकी तकरीबन गुज़श्ता 5 सालों में तकरीबन 3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है। तो यूं पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो माहिदा है, इसके जो जो इम्प्लीकेशंस हैं वो पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा हैं। इकोनॉमिकली शायद पाकिस्तान के लिए थोड़े बहुत हों, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। मिलिटरीली भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आप देखिए कि जब सदर ट्रंप मई में गए थे इस खत्ते में, तो उन्होंने इस खत्ते में यानी वैसे तो अमेरिका की जो सिक्योरिटी की अम्ब्रेला है वो इन ममालिक को हासिल है। तो उस दौरान में सऊदी अरब ने प्लेज किया था कि हम अमेरिका में 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। उसमें से तकरीबन 142 अरब डॉलर के तो सऊदी अरब ने आर्म्स खरीदे थे। मुत्तहदा अरब अमारात ने 1400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था 10 सालों में, जिसमें 200 अरब डॉलर की कुछ तैयारों वगैरह की डील भी थी बीच में। और कतर ने 185 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने का कहा था। जबकि पाकिस्तान और दूसरे ममालिक के दरमियान जो इस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपको वैसी नजर नहीं आती जो सऊदी अरब की दूसरों ममालिक में है। यानी पाकिस्तान अगर उसका एक स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी है तो उसका पाकिस्तान को कहीं और भी फायदा मिलना चाहिए। यानी सऊदी अरब को चाहिए पाकिस्तान से उसके हथियार भी खरीदे और उसके साथ कारोबार बढ़ाए। और यह कि पाकिस्तान को उसको कुछ फायदा दे, इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले, तो फिर बात बनेगी। और पाकिस्तान वरना तो फिर क्या, एक मरतबा फिर हमारी फौज इस्तेमाल होगी वहां पर। खुदा ताला इस खित्ते को, पूरी दुनिया को जंगों से दूर रखे, लेकिन अगर आप देखें तो आप तो जंगी नुक्ता नजर से देख रहे हैं। तो इसके फायदे भी मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन शायद रिस्क्स भी हैं जिन पर के बात होती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इतना बड़ा मुआहदा हो गया। आप जरा पाकिस्तान के अंदर की बात करते हैं। पाकिस्तान में इसका किसी को इल्म नहीं था। यानी पाकिस्तानी मीडिया वैसे भी कंट्रोल्ड है वहां पर, तो उनको खबरें दी जाती हैं कि क्या छपना है। लेकिन उसके बावजूद इंटरनेशनल मीडिया में भी ऐसी खबरें नहीं थी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इस किस्म का मुआहदा तय पा रहा है, यानी इस पर बातचीत हो रही है, एडवांस स्टेज में है। ऐसी खबरें अक्सर पहले लीक की जाती हैं। ऐसा भी कुछ नहीं था। और फिर वैसे तो पाकिस्तान में जो हुकूमत है सबको मालूम है कि ये किस तरीके से लाई गई थी, किस तरीके से एक इलेक्शन जो है वो चोरी किया गया था। अब तो कॉमनवेल्थ की वो रिपोर्ट भी हर तरफ जुबान ज़द आम है। लेकिन उसके बावजूद वहां पर एक पार्लियामेंट है, चाहे वो रबर स्टैम्प पार्लियामेंट ही क्यों ना हो। लेकिन अगर पाकिस्तान और आइन का कुछ न कुछ हिस्सा भी उस पर यानी अमल हो रहा है, तो फिर तो चाहिए ये था कि इस पर दस्तखत करने से पहले इस पर पाकिस्तान की पार्लियामान में इस मुआहदे को पेश किया जाता, उस पर बात की जाती। इसको फिर कैबिनेट कमेटी जो है और नेशनल सिक्योरिटी जो उनकी हमारी है उसको उसको अप्रूव करना चाहिए था। ऐसा कोई इजलास भी नजर नहीं आया। किस तरीके से आपको सब कुछ हुआ किसी को मालूम नहीं। अलबत्ता एक चीज मालूम है कि इसके ऊपर एक मरतबा फिर हमारे रियासती इदारों खुसूसन हमारी फौज की छाप नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी मौजूद थे। बहुत अहम है, ज़ाहिर है पाकिस्तान फौज के सरबराह हैं और बहुत ज्यादा ताकतवर शख्सियत हैं। लेकिन
جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے پاکستان کے کسی آئین اور قانون اور ضابطے کے تحت ہو رہا ہے، لیکن اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ اس کا پاکستان کے جو آئین اور قانون کے تحت کہیں منظوری بھی دی گئی اس معاہدے کی، کیونکہ اس میں کمٹمنٹ بہت بڑی ہے، بہت ہی زیادہ بڑی ہے۔ چاہے پاکستان اپنے نیوکلیئر امبریلا سعودی عرب کو فراہم کرے یا نہ کرے، لیکن دنیا اس سے یہی مطلب لے رہی ہے کہ شاید پاکستان نے یہ ایگریمنٹ کر کے وہ فراہم کر دیا ہے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک بار پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔